अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एनी फ्रैंक पर, और उसका जो टेक्स्ट है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसको लेकर हम बात करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। खासकर मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 4th की, जिनके निसाब में सिलेबस में ये दिया गया है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उसका कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वही हमें पढ़ना है। तो उसका बहुत सारे लेटर्स उसने लिखे हैं एनी फ्रैंक ने, लेकिन हमें कुछ ही लेटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी आज हम एक लेटर फुल डिस्कस करेंगे, तो बाकी हमने ऑलरेडी किया है। मैं उसकी भी एनालिसिस दे दूंगा इन शॉर्ट में, ब्रीफ में उसका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चले, अभी आपके सामने मैंने ये लेटर रखी है, इसको देख लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा सा एनी फ्रैंक के बारे में बता दूं। एनी फ्रैंक कौन थी? वो 1929 में पैदा हुई और 1945 तक उसका यहाँ दिखाया गया है। पैदा वो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में हुई थी, और उसके बाद उसकी जो आमतौर से हर एक आथर की पढ़ाई वगैरह को लेकर चलते हैं, उसकी पढ़ाई वगैरह हो जाती है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं। जब नाज़ीज़म था, नाज़ीज़म का दौर था वहाँ पर, तो उन्हीं दिनों की बात हो रही है जब एनी फ्रैंक एक बच्ची थी, 13-14 साल की एक बच्ची, और उसके मम्मी पापा और उसकी एक बहन थी मार्गोट, उन्हीं की असल में बात है। और बाद में ये एनी फ्रैंक भी बताती है क्या उसने किया था, किस तरीके से उसने हर एक चीज़ को एनालाइज़ किया, क्योंकि वो खुद कहती है एक 13 साल की बच्ची पे क्या भरोसा हो सकता है कि वो इतना अच्छा लिखेगी। लेकिन उसने उसी तरीके से ये बातें की हैं। जब वो एम्स्टर्डम गए तो उनमें वहाँ 1934 में या 1940 में इन चीज़ों को लेकर जब उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या उसके जो मम्मी पापा है, क्योंकि हालात वैसे थे उनको छुपना पड़ा, उस चीज़ को वो एनालाइज़ करती है और क्या बताती है हमारे टेक्स्ट में। ज़रा मैं उसकी ब्रीफिंग दे दूं आपको। वो टेक्स्ट में ये बताती है कि ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने ये दिया है, जो मैंने लिखा है, तो एक्चुअली वो बात करती है कि वो खौफ जब था, और खौफ और वो एक्सपीरियंस जो वो फील करती है, वो एक्सपीरियंस जो वो करती है कि उस खौफ में भी उसने किस तरीके से जिया। उनका जो फ्रीडम था या फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, या किस तरीके से नाज़िज़म वो उनको सप्रेस कर रहा था, और पॉलिटिकल फ्रीडम को कैसे लेकर चलते हैं, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम थी या नहीं थी, उन चीज़ों की बात होती है उस टेक्स्ट में। और उसका जो फिज़िकल या बाकी चीज़ जहाँ वो पढ़ती थी, जिस जगह वो जाती थी, उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा कॉलेज में, स्कूल में, किस तरीके से उनको स्कूल्स में ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके साथ बात की जाती थी, इवन यहाँ तक कि वो प्रोहिबिटेड रखे गए हर एक जगह से। उनको ये भी बताया गया कि आप सिर्फ एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ सकते हो, आप इस वाले टाइम में 4 बजे के बाद में आपकी शॉपिंग हो सकती है। इस तरीके से इन चीज़ों को वो एनालाइज़ करती है। ये बाद में उसकी जो डायरी है, उसके पापा जो होते हैं वो उसकी डायरी को पा लेते हैं एक जगह से, फिर उसको पब्लिश कराते हैं। ये बहुत टाइम के बाद हो जाता है, लेकिन पहले वो लिखती हैं, छोटे छोटे लेटर्स को लेकर वो इनकी एनालिसिस करती, इनको लिख लेती है, क्योंकि वो खुद कहती है, इनके जो मुख्तलिफ सेक्शंस है उसने, तो उन्हीं को लेकर वो खुद बात करती है। ये जो उसके सेक्शंस है, ख़ासकर अगर वो लिख लेती है उस एनी फ्रैंक, या जो वो हाइडिंग करती है, किस जगह वो हाइड करते हैं और क्यों लिखती है, क्योंकि वो खुद बात करती है इन चीज़ों को लेकर। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, अगर मैं बताती तो लोग भरोसा नहीं करते, उस वजह से फिर वो एक डायरी, जो मेन रीज़न उसका बनती है कि डायरी रखना, कि एक 13 साल की बच्ची पे कौन भरोसा कर सकता है ऐसे, और कौन कह सकता है कि ये इतना अच्छा लिख सकती है। और वो खुद भी कहती है कि ये कोई बिलीव नहीं कर सकता। उस वजह से फिर एक मेन रीज़न उसकी बनती है कि उसका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था, जिस वजह से उसने ये लेटर, जिस वजह से उसने ये एक डायरी मेंटेन की है। और उस डायरी का नाम वो खुद किटी रखती है, और फिर वो किटी को एड्रेस करके हर एक लेटर लिखती है, क्योंकि नाज़ीज़म था, दौर था जर्मनी में, 1942-43 या 40 से लेकर ऊपर दौर चल रहा था, तो उसमें भी उससे ये चीज़ों का बात, क्योंकि खुद एनी फ्रैंक ने एक पुलिट्ज़र प्राइज़ विनर वो है रही हैं,
इसी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसी बुक पे उसका एक पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, 1955 में उसे मिला है। और 56 में क्या हो जाता है, प्ले वाज स्क्रीनड, ये प्ले बाद में ये इसका जो ये टेक्स्ट है 7 स्टेट्स में, 7 कंट्रीज़ में, 7 स्टेट्स में उसको प्ले किया गया है। बाद में उसे ये एनी फ्रैंक को अवार्ड मिला। बाद में जिस एनी फ्रैंक को जिस स्कूल से निकाला गया था उस स्कूल को एनी फ्रैंक के नाम पर नाम रखा गया, जहाँ वो खुद रहती थी वहाँ उसका नाम रखा गया। इस तरीके से इन पोस्ट थॉमस एनी फ्रैंक को क्या मिलता है, जो वो एक्सप्रेस करती थी वो उसे मिल जाता है। लेकिन मसला ये है उसकी डेथ हो चुकी होती है, वो ज़िंदा नहीं होती है। तब जाके वो जब हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पहली लेटर वो लिखती है सैटरडे 20 जून 1942, तो जिसमें एनी ये लिखती है कि एक 13 साल की बच्ची क्या मेंटेन करेगी डायरी, किस तरीके से डायरी लिखती है और कितना डर उसको रहता है। वो खुद कहती है कि मेरे दिल में मेरे पास जितनी भी थॉट्स है, जो बुरीड थॉट्स है मेरे पास, तो उनको मैं एनालाइज़ करूँगी, उनको मैं लिखूँगी। तो बाद में वही चीज़ें वो दोहराती है। तो स्टार्ट वो ये लेटर हमारे पास है उसको करती है, उसमें वो बताती है कि कहाँ कहाँ पर हम रहे हैं, किस तरीके से रहे हैं, और रिलेशंस को लेकर वो चलती है। फैमिली रिलेशन उसके हैं, फ्रेंड्स उसके हैं, मम्मी पापा का उसके साथ कौन सा ट्रीटमेंट रहता है उसकी बात करती है। इन चीज़ों को पूरे तरीके से वो एनालाइज़ करती है, इन लेटर्स में पूरा तरीके से इनको बताती है। उसके बाद वो दूसरी एक लेटर हमारे पास उसकी है जिसमें वो बताती है कि उसकी जो मम्मी थी किस तरीके से वो ट्रीट करती थी उसको, और मार्गोट उसकी सिस्टर है उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता था घर में। और जिस वजह से ये कभी कभार ना ये कहती है कि मैं जीलियस तो नहीं थी अपनी बहन से, लेकिन मसला ये था वो बड़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन प्रॉब्लम उसको ये थी कि उसके पापा जो थे एनी फ्रैंक के, वो उसको बड़ा प्यार नहीं करते थे। उस वजह से ये नहीं कहती कि मैं जीलियस थी उन लोगों से, मुझे ज़िद या हसद था उनका, लेकिन वो ये कहती थी कि मुझे एक चीज़ ने ज़्यादा सताया, वो ये कि मुझे मेरे पापा जो हैं वो मुझे प्यार नहीं करते थे। या उनकी इसकी मम्मी भी उसको डांटती थी, स्कॉल्डिंग करती थी। तो इस लेटर में वो ये कहती है। और उसके बाद वो और एक लेटर को बयान करती है जो वो वेडनेसडे 13 जनवरी 1943 को लिखती है। और वहाँ पर वो ये बात करती है कि आउटसाइड में जो हालात थे उन हालात को लेकर मैं कितना परेशान रहती थी और लोग कितना परेशान थे उन्हीं हालात को लेकर। उन हालात के सामने हम किस तरीके से अपने आप को लकीयर फील करते थे, क्योंकि ये इनको रहने की जगह मिली थी जहाँ पर ये हाइड थे, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा था उस जगह, लेकिन उसके बरक्स जो दूसरे लोग थे जिनको इस तरीके से नहीं मिलता था। तो ये इन चीज़ों को वो एनालाइज़ करती है। उसके बाद में और एक लेटर वो प्रोड्यूस करती है इवनिंग 8 नवंबर 1943 को। तो वो भी किटी को ही एड्रेस करके बताती है कि आफ्टरनून में किस तरीके से लोग जो थे डिपेंडेंट थे, किस तरीके से हर एक के साथ कौन कौन से हालात पेश हो गए। उसकी मम्मी थी, डैडी थे, या उसकी सिस्टर, या बाकी जो उसके स्कूल मेट्स थे जो उसको याद आते हैं, हम किस तरीके से इन स्कूल मेट्स के साथ हम बात करती थी। तो उन चीज़ों को वो लेकर इस वाले लेटर में बात करती है कि किस तरीके से हमने, मेरा जो बचपन है, मेरा जो उन लोगों के साथ उठना बैठना था, वो किस तरीके से सब कुछ स्टेयर हो गया, तितर बितर हो गया। तो हर एक अब चाहता था कि इस डार्कनेस से निकल जाए। फिर वो जो हमारी लेटर आती है हमारे पास, तो जो आपके पास है इसको हम पढ़ेंगे। ये लास्ट लेटर है हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में। तो इसमें वो क्या बात करती है, मैं ज़रा वो हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे और इसको मैं आपको बता दूं। असल में यहाँ तक ये चीज़ था कि इसने 2-4 लेटर्स में एड्रेस किया था। अब हमारी इस कंक्लूजन को पे आ जाते हैं हम कि वो किस तरीके से इस किटी को लास्ट वाले जो अक्षर हैं एड्रेस करती है। तो ये रही हमारे पास जो असली जो आज का टेक्स्ट है। इससे पहले ये जो हमने है ये हमने पढ़े हैं, तो मैंने गनीमत समझा आपको थोड़ा सा और इसका ब्रीफिंग दे दूँ। तो आज हमारी जो लेटर है वो यही है, वेडनेसडे May 3, 1944। इसको वो एड्रेस करके चलती है। तो इसी को आज हम कर लेंगे। हमारी किटी हमें क्या बताती है इस वाले लेटर में। ये जो लेटर है इसको वो किस तरीके से बताती है। शाबाश, ये हमारी लेटर है जो आज हमने पढ़नी है। डियर किटी, फर्स्ट द वीकली न्यूज़, वी
we are having a vacation from politics. There is nothing, and I mean absolutely nothing, to report. I'm also gradually starting to believe that the invasions will come. यहाँ बात करती है, किटी को बताती है, किटी मीन्स उसकी अपनी फ्रेंड लिखती है इस नोटबुक पे, इस डायरी पे, कि अब तो आज़ादी मिलनी है. इस वकेशन मीन्स अब तो यहाँ हम छुट्टी को कंसिडर करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स से हमने छुट्टी नहीं मिलनी है, बल्कि इन हालात से हमने छुट्टी मिलनी है. आज कल तो मिल जाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम रिपोर्ट करेंगे. आई एम ऑल्सो ग्रेजुअली स्टार्टिंग टू बिलीव, मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, दैट द इन्वेजन विल कम. आफ्टर ऑल दे कांट लेट द रशियंस डू ऑल द डर्टी वर्क. मुख्तसरन वो रशियंस को ये चीज़ करने पे ऐसा नहीं करने देंगे. ठीक है, मुख्तसरन ये बात करती है कि वो रशियंस को, दे कांट लेट द रशियंस डू, वो रशियंस को ऐसा करने नहीं देंगे. एक्चुअली क्या है, एक्चुअली द रशियंस आरंट डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट आइदर. एक्चुअली रशियंस जो है वो इस टाइम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं. ये वो जो इस लेटर में प्रोड्यूस करती है कि असल में बाद में क्या हो जाता है, तो उसी को लेकर बात की जा रही है कि यस किटी यस लेटर लेखन लास्टस वेडनेसडे 3 मई 1944. अत मन किटी वन कि अस करो वन यथ चीज़स पे बिलीव कर कि पॉलिटिक्स या बाकी चीज़ यम हालात एमिनिशन यमो वन क्या इन्वेजन ग नो ग वजूदस मज यह नो क्या चीज़ ग इवन कि रशियन दिन वन यह चीज़ कर कह. एक्चुअली अम सात रशियन वाल यम चीज़ कर कह. तो तम पे वन मिस्टर खेलीमन कम्स टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग. नाउ ही गोट एंड न्यू सेट अप springs for Peter's divan. So Peter will have to get to work upholstering it. Now, not surprisingly, he isn't at all in the mood. Mr. Kellyman also brought some fila powder for the cats. How I told you that our Boshi has disappeared. We haven't seen Hyde nor her since last Thursday. She is probably already in cat's heaven. Peter is heartbroken. तो इस तरीके से जब ये बात करती है, मिस्टर केलीमन जो है वो कुछ ले आता है. मिस्टर केलीमन ऑफिस आ जाता है सुबह और वो पीटर के दीवान से कुछ ले आते हैं. किसके लिए ले आते हैं, वो उनके वहाँ कैट्स हैं, उनके लिए पाउडर ले आते हैं. और बाद में मिस्टर केलीमन क्या करते हैं, बाद में मिस्टर केलीमन उनको ये बताते हैं कि बोशी जो है ऑलरेडी जिनकी बात हुई थी वो डिसअपियर्ड है, वो पता नहीं है वो कहाँ पर है, क्योंकि वी हैवंट सीन हाइड नॉर हेयर ऑफ हर सिंस लास्ट थर्सडे. पिछले थर्सडे से हमने ना उसको देखा ना सुना, उसके छुपने या उसके गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. शी इज़ प्रोबेबली ऑलरेडी इन कैट्स हेवन. कैट्स हेवन यहाँ पर फ्रेज है, वो शायद किसी जगह छुपी हुई है. कैट्स हेवन मीन्स अलग से कि किसी जगह छुपी हुई है. पीटर इस बात से दिल में उसका दिल दुख रहा है, हार्ट ब्रोकन है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसको बोशी के बारे में भी पता नॉलेज नहीं है, बोशी कहाँ है. फॉर द लास्ट 2 weeks वी हैव बीन ईटिंग लंच at 11:30 on Saturday. In the morning we have to make do with a cup of hot cereal. Starting tomorrow it will be like this every day. That saves us a meal. Vegetables are still very hard to come by. This afternoon we had rotten boiled lettuce, ordinary lettuce, Spanish and boiled lettuce. That's all there is. Add to the rotten potatoes and you have a meal fit for a king. अब यहाँ क्या बात हो रही है, पिछले 2 हफ्तों से वो क्या खाते हैं, लंच वो 11:30 पे करते हैं. वो सैटरडे मॉर्निंग को क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा चाय का, जैसे हमारे यहाँ अलग से तरीका से उनका अलग से था, हॉट सीरियल वो पीते हैं. तो इस तरीके से डे या एवरी डे, तो उस लिहाज को हर एक दिन को ऐसे ही चलता है उनको, क्योंकि अगर वो 11 बजे मतलब लंच टाइम वो कुछ और खाते हैं तो इसका मतलब कुछ और बचता भी है, उस चीज़ की बात हो रही है. तभी वो कहते हैं कि दैट सेव्स अस मील, ये उनका खाना बचाता है जो ये पीते हैं. तो जो असल में क्या था, उनके पास जो वेजिटेबल्स थे सड़ा हुआ, रोटन हो गया सड़ा हुआ,
सड़ा हुआ क्या है, लेट्यूस हो गया सलाद, सड़ी हुई सलाद उनके पास है। अब क्या करें, हालात ख़राब है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम हालात पे देखें तो जब हम बात करेंगे सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तो घर में कुछ नहीं है, फिर क्या खाएंगे? तो अक्सर बेशतर फिर ये हो जाता है कि जो घर में अवेलेबल है, लेट अस हैव इट, जो घर में अवेलेबल है चलो वो खा लें। तो वो चीज़ होता है, उनके पास सड़ी हुई सलाद होती हैं, उसको वो बॉईल करते हैं, बाद में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सलाद बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, बाद में मतलब खाना तैयार करते हैं और खाते हैं। क्यों, क्या करते हैं, ऐड टू द रोटन पोटैटोज, सड़े हुए पोटैटोज उसके साथ मिला के वो खाते हैं, जो उनके लिए मील बनता है, जो खाना बनता है उनके लिए। क्योंकि हालात ही बाहर कुछ ऐसे थे जिस वजह से वो बाहर जा नहीं सकते। क्योंकि हमने पहले वाले लेटर्स में पढ़ा है कि भाई उनको 3 बजे से या 4 बजे से लेकर वो शॉपिंग करते थे, 3 से 4, और वो प्रोहिबिटेड थे। कहाँ, दुकान, बाकी चीज़ या कॉलेज वगैरह प्रोहिबिटेड थे। तो अगर हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस vegetables and all that food items, that was very sufficient, it was very limited for them। इस लिहाज से अभी सड़ा हुआ था जो उनके पास रोटन या बॉयल्ड सलाद थी, वो सड़ी हुई, ज़्यादा तो सड़ी नहीं लेकिन खाने के लायक थी, उस लिहाज से उन्होंने उसको डिश बना के खाना है। फिर वो उसी चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर। As you can no doubt imagine, we often say in despair, what is the point of the war? Why, oh, why can't people live together peacefully? Why all this destruction? The question is understandable, but up to now, no one has come up with a satisfactory answer. Why is England manufacturing bigger and better airplanes and bombs, and at the same time churning out new houses for reconstruction? Why are millions spent on the war each day while not a penny is available for medical science, artists or the poor? Why do people have to starve when mountains of food are rotting away in the parts of the world? Oh, why are people so crazy? देखिए युतान गन एनी वन कि अगर अस गोड़ वो हॉलीडेज या बाकी चीज़ अस अम नश लिटिल बिट मिलान अख इन्वेजन गमिस बिलीव। तम पतन मिस्टर कुफेस या किलोमस सह वन पीटर नश उनमें हो कैट खतर, तो तम पतन कैनी बे वन एनी फ्रैंक कि हो गए डिसअपॉइंट। तम पतन अम चीज़ कत कर तुम साढ़े कह प्रे दो खेवन बत सो सड़ोमुत सह बत मगर मजबूरन खोन। उसके बाद तम पे बे कर यह कत कि अगर अस इमेजिन करो प्रेत कह अमि नश तंग आमुत, सारी यह चीज़ वन भाई ये लड़ाई तो झगड़ क्या लुक कर जंग, क्या लुक अमन अमान सान रोजान, यह सारे हुंद क्वेश्चन आज तो सारे हुंद सवाल यह हम तो यम क्या दपान अस करो जंग, अगर लुक फाक हम क्या दपान जंग करो। यह क्वेश्चन समझुन लायक मगर वनुक तान कह सेटिस्फैक्टरी आंसर। दपान क्या इंग्लैंड बनावन यीत्या बड़ एरोप्लेन्स तो यीत्या बड़ बम, इवन कि क्या बड़ बड़ मकान तो महल बनावन, ये मिलियंस लुक अमि वार सत डिस्ट्रॉय गसान, मरान खराब गसान। इवन कि अगर अस वो आज ते मॉडर्न वर्ल्डस मज आज ते पन्निस अंद पकिस नजर दिमो, हालात यीच अबतर गसान, यूता खर्चावन मिलिट्री रिसोर्सन पे, यमन डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सन पे। इवन कि अगर लकन कुन दिमो नजर, लुक गरीब, लकन प्रॉपर केयर वातन, लकन बात दपान इवन कि नॉट ए सिंगल पेनी एनी वन दपान क्या बनावन यम बड़ बम या बड़ बड़ एरोप्लेन बनावन, इवन कि बज बज चराइंग गो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये खड़ा करते हैं। ये रिकन्स्ट्रक्शन क्या गसान दोबारा, रिकैप्चुलेटिंग क्या गसान, नई नई बिल्डिंग क्या बनावन, ये कि प्रेत दो अम जंग सह मिलियन मिलियन लुक मरान। यपर दपान लकट सिंगल पेनी तन अवेलेबल कम खतर, मेडिकल साइंस खतर, लुक गरीब यमन खेन चेन खतर कहें। यपर लुक मरान बशहती मगर होड़ अंबारन हंद अंबार जाय कर गज़ा। तो ये इन चीज़ों की बात करती है एनी हमारे पास कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कोई मतलब कोई शक नहीं, लोग बात करते हैं
जंग क्यों हो रहा है, लोग फाका मर रहे हैं, पीस क्यों नहीं है, अमन अमान क्यों नहीं है, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ये लोग बड़ी बड़ी टैंक्स, बड़े बड़े बम, बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं जब ऐसा कुछ है? क्यों ऐसा है? क्यों इस तरीके से हो रहा है? क्यों लोग फाका मर रहे हैं? एवं कि दूसरी जगह, दूसरे कंट्रीज़ में अगर देखेंगे तो लोग खाना ज़ाया कर रहे हैं, तो लोग ऐसे क्रेजीनेस क्यों दिखा रहे हैं? इन चीज़ों की बात है नहीं करती है। तो फिर कहती है, आई डोंट बिलीव द वॉर इज सिंपली द वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट्स। यानी दपन मे छुन बिलीव ये कि यह सिंपली यहज योत काम, कहज काम, चाहे पत पॉलिटिशियन या कैपिटलिस्ट्स अमीर तरीन लोग। ओ नो, द कॉमन मैन इज एवरी बीट गिल्टी। इवन कि अख सिंपल, अख साद इंसान, अख आम आदमी तक, अख आम इंसान तक अमे चीज़ुक जिम्मेदार। वुचो तुम, जिम्मेदार इंसान प्रेथ कह क्या सारे पे आयद आसान। समाज अगर बनावन आसना, समाज जिम्मेदारी सारे, यह तो मे बेस तो बेस यह लीडरस तमन पे हुकूमत कर तमन। अदरवाइज पीपल एंड नेशंस वुड हैव रिबेल्ड लॉन्ग एगो। अगर न यम चीज़ आसन तेल सारे लुको, सारे नेशनो अकिस रिबेलियन कर्म। देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव ओरिजिन पीपल, द अर्ज टू रेज, मर्डर एंड किल, and until all humanity without exception undergoes a metamorphosis. Wars will continue to be waged and everything that has been carefully built up, cultivated and grown will be cut down and destroyed only to start all over again. क्या वनन ऐनी दपन छ the destructive urge in people, यस ये लकन मज ये urge छ पौध गमस, ये desire छ पौध गमस खत्म करने छ। लुक छ लकने मारन। देखिए, मारने और मारने वाला दोनों इंसान है। मरन वोल तु इंसान, मारन वोल तु इंसान। डिस्ट्रक्शन यत करन यम ती इंसान डिस्ट्रक्ट चीज़ करन सह तुंद। क्या लुक अकिस क्या कर्क ह्यूमैनिटी खत्म? यह एक्सेप्शन गन दपन इवन कि तत लुक कंटिन्यू यह वार चलावन, यह वार जोन, यह वार, यह जंग, यह प्रेथ साथ चलान। एवरीथिंग दैट हैज़ बीन केयरफुली बिल्ट अप, प्रेथ कह चीज़ केयरफुली बनान कल्टिवेट कर या ग्रो कर, विल बी कट डाउन एंड डिस्ट्रॉयड। ये प्रॉपरली बनावन सह प्रॉपरली तबाह कर। बिल्डिंग बनो प्रॉपरली, तथ गसन इनकाउंटर तो खत्म। इथे पे बनो दुनिया प्रॉपरली, नेशनस बन प्रॉपरली, गलत लीडर आव तम कोर प्रॉपर नेशन खत्म। दपन क्या चीज़ कर अमे वन वन क्या लुक क्या अमन अमान सान बेहवन। यह अमिस अकिस 13 वर्ष कोड़ हंदिस जहनस मज सवाल वथन। क्या सोरे डेस्परेट, बट नेवर डेस्परेट। क्या सोरे मतलब खराब। आई हैव ऑफन बीन डाउन इन द डंप्स बट नेवर डेस्परेट। बस हमेशा इन चीज़न मज क्या रोजान, इन चीज़न तजब जुबस मज रोजान। आई हैव लुक अपन our life in hiding as an interesting adventure। मे वुच पन जिंदगी यम जिंदगी गुजार खटित रोजनस मज योत कि खतर एडवेंचर, इंटरेस्टिंग एडवेंचर रोजान। क्या एडवेंचर फुल ऑफ डेंजर एंड रोमांस एंड एवरीथिंग प्रोविशन एज एन अम्यूजिंग एडिक्शन टू माई डायरी। प्रेथ सातन खटित बिहन यह अम सतर एडवेंचर बनन। खतर सम खतर रोमांस तक रोमांटिक लाइफ ति वन बह आम अच्छी ज़िंदगी इसके लिए थी। लेकिन साथ में ये भी था एक एडिक्शन इसको हो गई थी। किसको? डायरी को लिखने में। देखें, ये डायरी लिखान अमिस खुद जरूरी यह चीज़ अमिस गो दो खो नो नो मिलन, दो खो नो मिलन अमिस यम अमे लिहाजा हालात खराब गसन दो खो दो तम चीज़ एनालाइज कर अम खुद दो खो दो नो मैटर पौध गसन यह तारन इस लेखन अत डायरी पे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो एनी फ्री कहती है कि पॉलिटिशियंस बाकी चीज़ जिम्मेदार तो हर एक इस चीज़ को है। इवन कि हम प्रॉपरली बनाते हैं और प्रॉपरली बिगाड़ते भी हैं, और इसके लिए हर एक दिन के लिए नया सा एडवेंचर है। खौफ हरास की ज़िंदगी में इसके लिए नए नए से हालात पैदा होते हैं जो ये डायरी पे मेंशन करती है, क्योंकि इसने अपने मन को बना लिया था जो ये नई नई चीज़ें करती हैं। आई हैव मेड अप माई माइंड टू लीड अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम अदर गर्ल्स एंड नॉट टू बिकम एन ऑर्डिनरी हाउस वाइफ लेटर ऑन। क्योंकि कहती है मैंने मन बना लिया था कि मैं ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारूँ, गुजारनी नॉर्मल ज़िंदगी क्या, आम लड़कियों हंद पर गुजारना ज़िंदगी क्या, मैं आम सी लड़कियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारूँ। क्योंकि मैंने जो मन बना लिया था, मैं अदर जो हाउस वाइफ्स है गर यम खानदान जनान तिहद पे गर हाउस वाइफ वन तम पे गुजारना ज़िंदगी क्या, बस गुजार ज़िंदगी पन डिफरेंटली। क्या गुजार ज़िंदगी क्या वो हालात
तो सो ये अपना मन बनाती है कि मेरी ज़िंदगी जो गुजर जाएगी मैं उसको डिफरेंटली ज़िंदगी में गुजार लूँगी। वट आई एम एक्सपीरियंसिंग हियर इज़ अ गुड बिगिनिंग टू एन इंटरेस्टिंग लाइफ। मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो ये है कि एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, एंड दैट्स द रीज़न। ये एक रीज़न इसके लिए बनती है, द ओनली रीज़न वाई आई हाउ टू लाफ एट द ह्यूमरस साइड ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोमेंट्स। ये मेरे लिए एक रीज़न बनती है क्योंकि हमेशा मैंने डरावने जो हालात थे उनमें एक ह्यूमरस करेक्टर चूज़ किया है। मैं उन चीज़ों को, हालात को छुना वना मतलब कुछ अच्छे हालात से असन हम उन हालात में भी जी लेते हैं, उनको हम अडॉप्ट करके जीते हैं। तथा पिटन इम्सस के हालात भी ऐसी है, इसके हालात भी ऐसे ही हैं कि ये कहती हैं कि इन एक्सपीरियंसेस को लेकर मैं नई ज़िंदगी शुरू करूं और एक ह्यूमरस करेक्टर और इन मुख्तलिफ से डेंजरस से हालात में मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लूँगी। I'm young and have many high hidden qualities. I'm young and strong and live through a big adventure. मैं अभी यूथ, प्राइम यूथ मेरा है, अभी मैं जवान हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे हिडन क्वालिटीज़ हैं, छुपी हुई खासियतें इसके पास हैं। मतलब बहुत कुछ है। छुपी हुई खासियतें को मैं अगर एनालाइज़ कर दूँ तो 13 साल की लड़की इतने अच्छे अंदाज में लिख रही है तो ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है तो और क्या है, क्योंकि ये यंग है, स्ट्रॉन्ग है और एक बड़े अच्छे एडवेंचर से गुज़र रही है, उसमें ये ज़िंदगी गुजार रही है। आई एम राइट इन द मिडल ऑफ इट, मैं इसके बीचों बीच है। कौन? ये एनी फ्रैंक कहती है मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, मैं एडवेंचर के बीचों बीच हूँ। तो जिस वजह से एंड आई कैंट स्पेंड ऑल डे कंप्लेनिंग बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी फन, क्योंकि मैं हर दिन कंप्लेंट या बाकी चीज़ें नहीं कर लूँ या बाकी चीज़ों को एनालाइज नहीं करूँ। मैं हर एक चीज़ पे इसे आम से या इन कंप्लेनिंग पे मैं बात नहीं करूँगी, पूरा दिन ज़ाया नहीं करूँगा, स्पेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इसके बजाय भी आई हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉसिबल, मतलब बहुत कुछ जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बात करें तो इसके पास बहुत सारा कुछ मैटर है। क्या है कि आई एम ब्लेस्ड विद मनी थिंग्स, हैप्पीनेस, अ चेयरफुल डिस्पोजिशन एंड स्ट्रेंथ। इसके पास कहती है मैं बड़ा अच्छा फील करती हूँ कि मेरे पास एक खुशी है। खुशी किस लिहाज से है? क्योंकि ये जो लिखती है इसके साथ जो होता है वो मेंशन करती है। किस पर? वो मेंशन डायरी पर करती है। ये दूसरे को नहीं बताती कि मुझे फिर डर रहेगा मैंने उसके खिलाफ बात की तो मुझे फिर पछताना पड़ेगा। इस लिहाज से तभी इसने कहा था कि इवन कि पेपर इज़ मोर पेशेंट दैन मैन। तब करे अम लिहाज कहा कि पेशेंस ज़्यादा पेपरस आसन, पेपर इज़ पेशेंट। इसके पास अभी हैप्पीनेस है, बहुत कुछ है, क्योंकि अब इसने जो हर एक चीज़ उसके साथ हुई है उसने इग्नोर किया, उन चीज़ों को इग्नोर किया, उन हालात को इग्नोर किया। अब ये इसकी एक ही हालात है, ये डायरी पे जो इसके साथ होता है ये एक ज़िंदगी अब एक राइटर की तरह गुजार रही है कि ये शब्द नेब्रुशी तिची मेंशन करन डायरी पर। एवरी डे आई फील माई सेल्फ मैच्योरिंग, और हर दिन मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं मैच्योर हो रही हूँ। मैच्योर किस लिहाज से हो रही है? क्योंकि ये एनालाइज अब ये अडॉप्ट करती है। मैच्योरेशन गलब चीज़ गसन, मैच्योर गसन युत कि गो बड़ी योत, मैच्योर गसन दिमागी तौर पर, मैच्योर गसन हालातों तौर पर, मैच्योर गसन अमे लिहाज कि अगर आप मैच्योर हैं तो आप एडजस्ट हो, आपके पास अदर रिलीजन के लोग भी हैं, तो बयास गसन, तो कह बयास सिस्टम करने, तो मैच्योर गसन। मैच्योर गलब तम चीज़ दैट आर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच शो दैट द पर्सन इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन। So I feel liberation drawing nearer. I feel the beauty of nature and the goodness of the people around me. तब मैं फील करती हूँ कि अब नज़दीक आ रही है लिबरेशन, और मैं ब्यूटी, इस नेचर की खूबसूरती को फील कर रही हूँ, लोगों की अच्छाई को फील कर रही हूँ, क्योंकि ये मैच्योर हो रही है। अब इसको वो चीज़ नहीं दिखती जो खराबी है, लेकिन इसको ये चीज़ दिखती है जो अच्छाई है। Every day I think what a fascinating and amusing adventure this is. हर दिन ये महसूस करती है, ये हर दिन महसूस करती है इसके लिए एक नया सा एडवेंचर, एक अच्छी खूबसूरत कहानी सामने आ रही है, एक अच्छा खूबसूरत सा लम्हा सामने आ रहा है, ये उसके लिए एक अच्छा सा एडवेंचर है। तो उन चीज़ों को विद ऑल दैट वाई शुड आई डिस्पेयर, ये जब मेरे पास हर दिन नया सा कुछ आ रहा है, नया सा एडवेंचर आ रहा है, तो मैं क्यों इस डिस्पेयर में, क्यों इस तरबितर में, क्यों इन मुश्किलात में, क्यों इस वीरानी में, क्यों इसमें तन्हाई में रहूँ। हाँ, मुख्तलिफ से मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन डिस्पेयर हम अभी तन्हाई को ले लेते हैं। ये कहते हैं जब मेरे पास इतना सब कुछ है तो मैं क्यों गुजारूं तन्हाई की ज़िंदगी, क्योंकि अब मैं मैच्योर भी हो रही हूँ, मैंने इतने हालात को देखा है। तो ये एनी डायरी पे ऐसा एड्रेस करती है, मैं अब क्यों
तो मतलब ये खुद ही खुद ऐसा सोचती है भाई मैं मैच्योर हूँ, ऐसी चीज़ें हालात है तो ये रोज़ बरोज़ होता ही रहा है, तो मेरे परेशान होने से क्या फ़ायदा, क्योंकि नेचर इट इज़ गोइंग ऑन, नेचर मतलब पकवुन अत हेको चेंज करित कह, ये गसन आसन, हमें हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसी हालात के साथ एनी फ्रैंक एडजस्ट करके चलती है, तब जाके वो खुद कहती है कि नाउ वाई आई एम गोइंग टू डिसअपियर, वाई आई शुड डिसअपियर, क्यों मैं परेशान रहूँ। तो फिर वो लिखती है योर्स एंड मिस फ्रैंक। तो यहाँ पर हमारी लेटर जो है वो ख़त्म होती है और यहीं पर हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद में ये वाला दूसरा मेरे पास है, आपके निसाब में ये नहीं है। यहाँ तक हमारी जो एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में बात हो रही थी वो हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। एनी फ्रैंक क्या कहती है, एनी फ्रैंक ने किस तरीके से अपनी डायरी पे मेंशन किए हैं ये हालात, क्योंकि नाज़िज़्म था, नाज़िज़्म का दौर चल रहा था, जिनके बारे में उसने खुद बताया है कि ये हालात में मैंने किस तरीके से ये जो कैटास्ट्रोफ है, when she while talking about the fear that they experienced, she also brings home to the catastrophe effect of the war, well-being of the people। क्योंकि ये जो इसकी डायरी है it serves as an excellent introduction to her impassioned belief in political freedom and the right of the individual। तो ये एनी फ्रैंक के ही थे, क्योंकि उसके जो घर के हालात थे वो भी बिल्कुल इसी तरीके से घर के हालात को लेकर भी वो ऐसा कहती है। क्योंकि उसकी जो असल में अगर बात करें तो डायरी जो है, या जो उसने ये डायरी लिखी थी वो खुद उसने फिर इंट्रोड्यूस नहीं की, खुद उसके ज़रिए से पब्लिश नहीं हुई। ये पब्लिश तो उसके पापा के ज़रिए से हुई, क्योंकि एनी उसके जो पापा हैं ही रिकवर्ड दिस डायरी इन 1945 व्हेन ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम, एंड आफ्टर दैट ही पब्लिश्ड इट इन 30 countries। The book has been translated into many languages and has been critically acclaimed as a commentary on the Nazi era। Now listen, it has been acclaimed as a commentary on the Nazi era। In 1955, this play, it was based on the diary, the same diary which was titled as the Diary of Anne Frank, and the same diary received a Pulitzer Prize in 1955. Then in 1956 the play was screened in 7 German cities. This play, it depicted the inhuman treatment of Jewish people. It shows that the book was made into a motion of picture in the United States in 1959, and in 1967 it was adapted for television. One more thing was there, the same building where Annie Hyde has been turned into a memorial, while one more thing, in which school, the Montessori school where Anne was reading or studying, the Montessori school in Amsterdam has been renamed Anne Frank School. But with all this posthumous popularity, it seems that Anne Frank's wish, expressed in one of her letters in the diary, and the wish was, I want to go on living even after my death। ये उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदा रहूँगी इवन कि जब मेरी मौत भी हो जाए उसके बाद भी मैं ज़िंदा रहूँगी। It was a wish which she had mentioned in one of her letters, that I want to go on living even after my death। Now, when we read all these letters and we feel that this wish has been already fulfilled, and it has certainly come true. This wish has certainly come true। It was all about our Annie Frank। तो ये था हमारे एनी फ्रैंक जो उसने लिखा था, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, क्योंकि एनी फ्रैंक ने ये बताया था। तो आई होप द लेक्चर इज़ गुड टू यू पीपल। उम्मीद तो आस तोरमुत आराम सान फिक्र अम पजीद तम सज लेटर गलबाग बोड़ बुक ये मज मुख्तलिफ लेटर आम लेखन। फिलहाल सोन ये कि एनी फ्रैंक यस वन
टोटल के मतलब किस कम तरीके लिख तम पन बुक क्या कोरन पन्नी बुक मंजन। ये उसकी बुक थी जहाँ वो लिखती थी, जिसने उसने मतलब हर एक चीज़। ये रही है एनी फ्रैंक जो आपके पास है। ये एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल। So thank you for watching, thank you for being with me and all that. Take care, goodbye, thank you.